हेलो दोस्तों, एक और नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, ये आधुनिक भारत का इतिहास का भागीरथी सीरीज़ का पार्ट 2 है। तो दोस्तों, इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आपका एक सब्सक्राइब मुझे मोटिवेशन मिलेगा और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। दोस्तों, अगर आप लोग भागीरथी सीरीज़ का पार्ट 1 नहीं देखा है तो मैं उसका लिंक दे दूँगा, आप लोग जाके देखिए। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, महाराणा रंजीत सिंह किस मिसल से थे? दोस्तों, महाराणा रंजीत सिंह शुकरचकिया मिसल से थे और इस मिसल की स्थापना चरत सिंह ने किया था। इसको ध्यान रखिएगा। दोस्तों, महाराणा रंजीत सिंह का जन्म 13 नवंबर 1780 ईस्वी को मान सिंह मुखिया के घर हुआ था। महाराणा रंजीत सिंह को शेर ए पंजाब या पंजाब के शेर के नाम से जाना जाता था। दोस्तों, महाराणा रंजीत सिंह सिख साम्राज्य की स्थापना की थी। दोस्तों, 1799 ईस्वी में लाहौर पे अधिकार कर उसे अपना राजधानी बनाया था और लाहौर में अदालत आला की स्थापना भी किया था। रंजीत सिंह नानक शाही सिक्के चलाया था। रंजीत सिंह की तुलना फ्रांसीसी विक्टर जाकमा ने नेपोलियन से किया था। इसको भी ध्यान रखिएगा। रंजीत सिंह धर्मनिरपेक्ष शासक थे, इसलिए उन्होंने कहा था, ईश्वर की इच्छा थी कि मैं सब धर्मों को एक निगाह से देखूं, इसीलिए उसने दूसरी आंख ले लिया। दोस्तों, रंजीत सिंह की मृत्यु 27 जून 1839 ईस्वी को हुआ और लाहौर में इसकी समाधि है। रंजीत सिंह की मृत्यु के बाद उसका उत्तराधिकारी खरग सिंह बना। दोस्तों, सिख साम्राज्य का अंतिम शासक जो था वो दिलीप सिंह था और यह रंजीत सिंह का छोटे पुत्र था। दोस्तों, दिलीप सिंह ने सिख धर्म त्याग कर ईसाई धर्म अपनाया था और इसका मृत्यु पेरिस में हुआ था। दोस्तों, महाराणा रंजीत सिंह को कोहिनूर हीरा शाह शुजा से प्राप्त हुआ था। इसको भी ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों, ये था रंजीत सिंह से संबंधित क्वेश्चन। एग्जाम में इससे बाहर कहीं से भी नहीं पूछेगा, तो इसको आप लोग अच्छे से देख लीजिए। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था? तो दोस्तों, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 69 ईस्वी के बीच हैदर अली और अंग्रेज के बीच हुआ था। इसमें हैदर अली की विजय हुई थी। दोस्तों, प्रथम आंग्ल युद्ध के समय लॉर्ड वेरेलस्ट गवर्नर थे। इसको भी ध्यान रखिएगा। और 4 अप्रैल 1769 ईस्वी को मद्रास की संधि से इस युद्ध की समाप्ति हुआ था। इसको भी ध्यान रखिएगा। स्वतंत्र राज्य के रूप में मैसूर की स्थापना हैदर अली ने किया था। इसको भी ध्यान रखिएगा। अब हम लोग द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध देखते हैं। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध अंग्रेज और हैदर अली के बीच हुआ था। इस युद्ध में हैदर अली की जीत हुई थी और इस टाइम जो गवर्नर जनरल थे वो वारेन हेस्टिंग्स था। दोस्तों, इसको याद रखिएगा। इस टाइम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स था और यह युद्ध जो है मंगलोर की संधि से समाप्ति हुआ था। इसको ध्यान रखिएगा। दोस्तों, इसी युद्ध के बाद हैदर अली की मृत्यु हो जाती है और उसका पुत्र टीपू सुल्तान राज्य को संभालता है। अब हम लोग तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध देखेंगे। दोस्तों, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से 1792 ईस्वी के बीच टीपू सुल्तान और अंग्रेज के बीच होता है और इस युद्ध के समय जो गवर्नर जनरल थे वो लॉर्ड कॉर्नवालिस थे। इसको भी ध्यान रखिएगा। और यह युद्ध जो है श्रीरंगपट्टनम की संधि से समाप्ति हुआ था। इसको ध्यान रखिएगा। दोस्तों, श्रीरंगपट्टनम को टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी बनाया था और जैकोबिन क्लब की स्थापना किया था। कई बार पूछा गया है, इसको ध्यान रखिएगा। टीपू सुल्तान श्रीरंगपट्टनम को राजधानी बनाया था और जैकोबिन क्लब की स्थापना किया था। इसको ध्यान रखिएगा। दोस्तों, अब हम लोग चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध देखेंगे। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 ईस्वी को टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के बीच हुआ था। इसी युद्ध में टीपू सुल्तान की मृत्यु हो जाती है और दोस्तों, इस युद्ध के समय गवर्नर जो थे वो लॉर्ड वेलेजली थे। तो दोस्तों, ये था आंग्ल मैसूर युद्ध। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, गुरु नानक ने अपना उत्तराधिकारी किसे नियुक्त किया था? तो दोस्तों, हम लोग पहले गुरु नानक के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। गुरु नानक का जन्म 1469 ईस्वी में पंजाब के तलवंडी में हुआ था और इन्होंने सिख संप्रदाय की स्थापना किया था। इसको ध्यान रखिएगा। और गुरु नानक ने गुरु का लंगर शुरू किया था। तो गुरु नानक ने सिख संप्रदाय की स्थापना किया था और गुरु नानक ने ही गुरु का लंगर शुरू किया था। दोस्तों, अब हम लोग बात करेंगे गुरु नानक ने अपना उत्तराधिकारी किसे नियुक्त किया था। तो गुरु नानक ने अपना उत्तराधिकारी गुरु अंगद को नियुक्त किया था और गुरु अंगद ने ही गुरुमुखी लिपि का प्रारंभ किया था। इसको भी ध्यान रखिएगा। अब गुरु अंगद का दूसरा नाम लहना था। इसको ध्यान रखिएगा, पूछा जाता है एग्जाम में। गुरु अंगद दूसरे गुरु थे। तो गुरु अंगद गुरुमुखी लिपि का प्रारंभ किया था और गुरु अंगद का दूसरा नाम लहना था। अब हम लोग बात करेंगे रामदास की। तो रामदास चौथे गुरु थे और इन्होंने अमृतसर नगर की स्थापना किया था। ध्यान रखिएगा, रामदास ने ही अमृतसर नगर की स्थापना किया था और अकबर ने 500 बीघा जमीन दिया था रामदास को ही।
एग्जाम में कई बार पूछा गया है, तो याद रखिएगा इसको। रामदास को ही अकबर ने 500 बीघा जमीन दिया था और अमृतसर नगर की स्थापना किया था रामदास। अब हम लोग ऑप्शन सी देखेंगे, गुरु अर्जुन देव। दोस्तों गुरु अर्जुन देव सिखों के 5वें गुरु थे और इन्होंने आदि ग्रंथ संकलन किया था, इसको भी ध्यान रखिएगा। आदि ग्रंथ का गुरु अर्जुन देव ने संकलन किया था, जिसको हम लोग गुरु ग्रंथ साहिब भी बोलते हैं। और गुरु अर्जुन देव को जहांगीर ने मृत्यु दंड दिया था। क्यों मृत्यु दंड दिया था? क्योंकि खुसरो की सहायता करने के कारण जहांगीर ने गुरु अर्जुन देव को मृत्यु दंड दिया था। अब हम लोग बात करेंगे गुरु तेग बहादुर की। तो गुरु तेग बहादुर 9वें गुरु थे और गुरु तेग बहादुर की हत्या इस्लाम नहीं कबूल करने के कारण औरंगजेब ने कर दिया था। तो इसको ध्यान रखिएगा, गुरु तेग बहादुर की हत्या औरंगजेब ने किया था। दोस्तों सिखों के 10 गुरु हुए, उसमें से पहला थे गुरु नानक, दूसरा थे गुरु अंगद, तीसरा थे गुरु अमरदास, चौथा थे रामदास, पांचवा थे गुरु अर्जुन देव, छठा थे हरगोविंद, सातवां थे गुरु हर राय और आठवां थे हरकिशन, 9वां गुरु थे गुरु तेग बहादुर और 10वें गुरु थे गुरु गोविंद सिंह। दोस्तों हम लोग गुरु गोविंद सिंह के बारे में थोड़ा सा जानेंगे। 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह का जन्म पटना में 1666 ईस्वी में हुआ। इन्होंने खालसा पंथ की स्थापना 1699 ईस्वी में बैसाखी के दिन किया था, इसको भी ध्यान रखिएगा। गुरु गोविंद सिंह खालसा पंथ की स्थापना 1699 ईस्वी में बैसाखी के दिन पटना साहिब में किया था, ध्यान रखिएगा। और गुरु गोविंद सिंह ही फारसी में जफरनामा लिखा था, इसको भी ध्यान रखिएगा। तो ये थे सिखों से संबंधित क्वेश्चन। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन थे? तो दोस्तों बंगाल का प्रथम गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव थे, इसको ध्यान रखिएगा। इसमें बहुत सारे कन्फ्यूज हो जाता है, तो आज उस कन्फ्यूजन को क्लियर ही हो जाएगा वो। तो रॉबर्ट क्लाइव बंगाल का प्रथम गवर्नर थे और ये बना था जब प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 को बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और अंग्रेजी सेना रॉबर्ट क्लाइव के बीच हुआ था और इस युद्ध में अंग्रेज़ों की जीत हुई थी। इसी जीत के बाद अंग्रेज़ों ने बंगाल का गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव को नियुक्त किया था और रॉबर्ट क्लाइव को विलियम पिट ने स्वर्ग से उत्पन्न सेनानायक कहा था, इसको भी ध्यान रखिएगा। और बंगाल में द्वैध शासन की स्थापना भी किया था रॉबर्ट क्लाइव ने, इसको भी ध्यान रखिएगा। दोस्तों रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल के क्षेत्र में 2 उपदीवान नियुक्त किया था, एक बंगाल का और एक बिहार का। बंगाल का जो उपदीवान वो मोहम्मद रजा खान था और बिहार का जो था वो सिताब रॉय था। क्लियर हो गया होगा आप लोग को। अब हम लोग देखेंगे ऑप्शन बी। दोस्तों वारेन हेस्टिंग जो थे ये बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल था। दोस्तों रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अनुसार बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा, ध्यान रखिएगा। तो और उसमें मद्रास बम्बई के गवर्नर को बंगाल के अधीन कर दिया और इसी एक्ट के तहत 1774 ईस्वी में कोलकाता में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना हुआ और उसका मुख्य न्यायाधीश जो थे एलिजा इम्पे थे, ध्यान रखिएगा। दोस्तों वारेन हेस्टिंग ने ही बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त कर दिया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं ऑप्शन सी, लॉर्ड विलियम बेंटिंग। दोस्तों लॉर्ड विलियम बेंटिंग भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बने। अब इसको हम लोग देखते हैं। 1833 का चार्टर एक्ट आया और उसमें बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया, ध्यान रखिएगा। 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना और ये भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन बना? तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग, इसको भी ध्यान रखिएगा। दोस्तों लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने ही 1829 ईस्वी में राजा राम मोहन राय के सहयोग से सती प्रथा को समाप्त किया था, इसको भी ध्यान रखिएगा। और 1830 में लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने कर्नल सिलीमेन के सहायता से ठगी प्रथा को समाप्त किया था, ये दोनों ध्यान रखिएगा। 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने राजा राम मोहन के सहयोग से सती प्रथा का समाप्त किया था और कर्नल सिलीमेन के सहयोग से 1830 में ठगी प्रथा का समाप्त किया था। तो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन बना? लॉर्ड विलियम बेंटिंग। अब हम लोग देखेंगे ऑप्शन डी, लॉर्ड कैनिंग। दोस्तों लॉर्ड कैनिंग भारत का प्रथम वायसराय बना, ध्यान रखिएगा। 1857 का ऐतिहासिक क्रांति जो हुआ था वो लॉर्ड कैनिंग के ही समय में हुआ था, इसको भी ध्यान रखिएगा। और दोस्तों 1 नवंबर 1858 को इलाहाबाद में महारानी विक्टोरिया को घोषणा पत्र पढ़कर जो सुनाया था वो लॉर्ड कैनिंग ही था, तो इसको भी ध्यान रखिएगा। मुझे उम्मीद है आप लोग को एक एक चीज़ क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं।
अगला प्रश्न है, अस्थाई बंदोबस्त की प्रणाली किसने शुरू किया था? तो दोस्तों, अस्थाई बंदोबस्त की प्रणाली लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा 1793 ईस्वी में बंगाल, बिहार और उड़ीसा में लागू किया गया था। इसको ध्यान रखिएगा। और भारतीय सिविल सेवा का जनक कॉर्नवालिस को ही कहा जाता है। दोस्तों, भारत में न्याय संगठन की स्थापना कॉर्नवालिस द्वारा ही किया गया था। और कॉर्नवालिस का कब्र जो है गाजीपुर, उत्तर प्रदेश में स्थित है। ये बहुत बार पूछा गया है। तो दोस्तों, अस्थाई बंदोबस्त 1793 ईस्वी में किसके द्वारा? कॉर्नवालिस के द्वारा। और बंगाल, बिहार, उड़ीसा में लागू किया गया था। और कॉर्नवालिस को भारतीय सिविल सेवा का जनक, भारत में पहली बार सिविल सेवा प्रारंभ किया और भारत में पुलिस का भी जनक कॉर्नवालिस को कहा जाता है। अब हम लोग ऑप्शन बी देखेंगे। दोस्तों, ऑप्शन बी है रीड टॉमस मुनरो। दोस्तों, रीड और टॉमस मुनरो ने रैयतवाड़ी 1820 ईस्वी में मद्रास एवं बम्बई प्रेसिडेंसी में शुरू किया था। ध्यान रखिएगा, रैयतवाड़ी 1820 ईस्वी में मद्रास एवं बम्बई प्रेसिडेंसी में रीड एवं टॉमस मुनरो द्वारा लागू किया गया था। तो इसको ध्यान रखिएगा। अब दोस्तों, हम लोग ऑप्शन सी देखेंगे, हॉल्ट मैकेंजी। हॉल्ट मैकेंजी महलवारी व्यवस्था 1822 ईस्वी में उत्तर प्रदेश, मध्य प्रांत और पंजाब राज्य में लागू किया था। इसको भी ध्यान रखिएगा। अब हम लोग ऑप्शन डी देखेंगे, वारेन हेस्टिंग्स। दोस्तों, रिंग फेंस की नीति वारेन हेस्टिंग्स से संबंध है। इसको ध्यान रखिएगा। और वारेन हेस्टिंग्स पर ब्रिटिश संसद में महाभियोग का मुकदमा चलाया गया था। इसको भी ध्यान रखिएगा। तो मुझे उम्मीद है सब क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्यपगत का सिद्धांत या राज्य हड़प नीति किसने लागू किया था? तो दोस्तों, व्यपगत का सिद्धांत या राज्य हड़प नीति लॉर्ड डलहौजी ने लागू किया था। इसको ध्यान रखिएगा। दोस्तों, ये राज्य हड़प नीति क्या होता है? राज्य हड़प नीति जिस राज्य का निर्माण अंग्रेजों के सहयोग से हुआ हो उसको राज्य हड़प नीति कहते हैं। इसको ध्यान रखिएगा। दोस्तों, राज्य हड़प नीति या व्यपगत का सिद्धांत लॉर्ड डलहौजी द्वारा लागू किया गया था। और उसके तहत जो राज्य अधिग्रहण किया गया था वो सितारा था 1848 में, जैतपुर 1849 में, संभलपुर 1849 में, बघाट 1850 में, उदयपुर 1852 में, झांसी 1853 में, नागपुर 1854 में, अवध 1856 में। दोस्तों, ये कई बार पूछा गया है। अवध को कुशासन का आरोप लगाकर अंग्रेजी राज्य में शामिल किया गया था। अगर रिपोर्ट पूछे किस रिपोर्ट पे, तो इसको ध्यान रखिएगा, अवध जो है आउटरम रिपोर्ट पर आधारित था। इसको भी ध्यान रखिएगा, पूछा गया है। दोस्तों, डलहौजी को रेलवे का जनक माना जाता है। और डलहौजी के कार्यकाल में ही 16 नवंबर 1853 ईस्वी में महाराष्ट्र में बम्बई से थाने तक प्रथम रेल चलाई गई थी। दोस्तों, एक और क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है, वुड डिस्पैच क्या किससे संबंध है? तो डलहौजी ने ही 1854 में शिक्षा संबंधी सुधार के लिए वुड डिस्पैच को लागू किया था। तो ध्यान रखिएगा, वुड डिस्पैच शिक्षा संबंधी से सुधार है। दोस्तों, 1854 में डलहौजी ने नया पोस्ट ऑफिस एक्ट लाया था और भारत में पहली बार डाक टिकट का प्रचलन शुरू हुआ था। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है पूरा आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में पहली बार जनगणना किसके कार्यकाल में हुआ था? तो दोस्तों, याद रखिएगा, भारत में पहली बार जनगणना लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में 1872 ईस्वी में हुआ था। जब लॉर्ड मेयो गवर्नर जनरल थे तो उसकी हत्या पोर्ट ब्लेयर में चाकू मारकर अफगान शेर अली अफरीदी ने कर दिया था। इसको ध्यान रखिएगा। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, जो किस गवर्नर जनरल की हत्या भारत में हुई थी? तो लॉर्ड मेयो के। कहाँ हुई थी? पोर्ट ब्लेयर में। और किसने किया? अफगान शेर अली अफरीदी ने चाकू मारकर। इसको ध्यान रखिएगा। अब हम लोग ऑप्शन बी देखेंगे, लॉर्ड रिपन। दोस्तों, लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन की शुरुआत किया था। इसको ध्यान रखिएगा। लॉर्ड रिपन जो है स्थानीय स्वशासन की शुरुआत किया था। इसको भी ध्यान रखिएगा। अब हम लोग ऑप्शन सी देखते हैं, लॉर्ड हॉर्डिंग। दोस्तों, लॉर्ड हॉर्डिंग के समय में ब्रिटेन के राजा जॉर्ज पंचम भारत आया था। 12 दिसंबर 1911 को दिल्ली में एक दरबार लगाया और उसमें बंगाल विभाजन को रद्द किया और भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा किया। तो लॉर्ड हॉर्डिंग के टाइम में ब्रिटेन के राजा जॉर्ज पंचम आया था भारत और दिल्ली में एक दरबार लगाया था 1911 में,
और उस दरबार में बंगाल विभाजन का जो हुआ था उसको रद्द किया और भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली 1912 में किया। इसको भी ध्यान रखिएगा। अब हम लोग ऑप्शन डी देखते हैं, लॉर्ड कर्जन। दोस्तों, लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल में 19 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन की घोषणा किया था। ध्यान रखिएगा, लॉर्ड कर्जन के काल में 19 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन का घोषणा किया था और लागू कब किया था? 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन लागू हुआ था। इसको ध्यान रखिएगा, ये कई बार इसमें कन्फ्यूज हो जाता है। तो घोषणा जो हुआ था वो 19 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन की घोषणा हुआ था और 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन लागू हुआ था। तो इसको ध्यान में रखिएगा। दोस्तों, ये था आधुनिक भारत का इतिहास का भागीरथी सीरीज पार्ट 2। तो इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।